तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के पन्नों में उतरते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं वो कोई आम किस्सा नहीं है। इसे एक वफादार सेवक की गुप्त डायरी के नजरिए से पेश किया गया है, जिसने अपनी महारानी एलोरा को रातों रात पूरी तरह से बदलते हुए देखा। ये एक ऐसा सफर है जो सत्ता, खौफ और मृत्यु लोक के उन गहरे रहस्यों से पर्दा उठाता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। अब सोचिए, शुरुआत ही कितनी भयानक है ना? जो असली महारानी एलोरा थीं, वो बहुत ही सौम्य और राजनीतिक तौर पर काफी कमजोर थीं, और इसी का फायदा उठाकर उन्हें महल के भीतर ही जहर दे दिया गया। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उस शरीर ने दोबारा आंखें खोली, क्योंकि जो उठ खड़ा हुआ वो एलोरा नहीं थी। उस शरीर में एक बहुत ही प्राचीन, पूरी तरह से भावनाहीन ग्रिम रीपर जाग चुका था। उस सेवक की डायरी से साफ पता चलता है कि कैसे एक ही रात में महल का पूरा माहौल एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गया था। उस वफादार सेवक ने जो बदलाव नोटिस किया वो सच में हैरान करने वाला था। पुरानी एलोरा इतनी भोली थी कि किसी पर भी भरोसा कर लेती थी और इसीलिए धोखे का शिकार हुई। लेकिन नई महारानी, वो बिल्कुल निर्मम थी। एक ऐसा प्राणी जो किसी की भी आत्मा में होने वाली हलचल से उसका झूठ पकड़ ले, जिसे मौत की गंध आ जाए और जो इंसानी जज्बातों से पूरी तरह कटी भी हो। जाहिर सी बात है, ऐसे खूंखार इंसान के सामने महल का कोई भी हत्यारा या साजिशकर्ता टिकने वाला नहीं था। और सच कहूं तो इस नई महारानी की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। महल के अंधेरे कोनों से उस सेवक ने देखा कि कैसे उसने उन सभी गद्दारों, रईसों और जासूसों का बिना किसी पछतावे के सफाया करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने पुरानी एलोरा को मारने की साजिश रची थी। यहां माफी नाम की कोई चीज नहीं थी। या तो उन्हें सबके सामने बेरहमी से फांसी दे दी गई, या उनके दिमाग से ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि वो पागल हो गए और कुछ तो बस हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। महल के गद्दारों की इस रणनीतिक और निर्मम हत्या ने ही असल में वो पहला बीज बोया जो आगे चलकर महारानी के अंदर अपराधबोध जगाने वाला था। पर इन सबके बीच एक रिश्ता बहुत ही दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रहा था, उनका और नाइट कमांडर का रिश्ता। शुरुआत में तो कमांडर को इस नई महारानी की अप्राकृतिक शक्तियों और ठंडक पर गहरा शक था, लेकिन जब बार बार हत्या के प्रयास हुए और दोनों ने मिलकर एक दूसरे की जान बचाई, तो ये शक मजबूरी के सहयोग में बदल गया। और फिर युद्ध के मैदान की खौफनाक सच्चाइयों का सामना करते करते ये भरोसा एक बहुत ही सच्चे और गहरे भावनात्मक जुड़ाव में तब्दील हो गया। ये एक स्लो बर्न एवोल्यूशन था जो कहानी को एक नया ही मोड़ देता है। जैसे ही महल के अंदर की साजिशें थोड़ी शांत हुईं, पड़ोसी राज्यों ने युद्ध छेड़ दिया, और तब पूरी दुनिया ने उनका असली और खौफनाक रूप देखा। रणभूमि में उनकी जानलेवा युद्ध कला और लाशों के ढेरों के बीच भी बिल्कुल शांत और भावनाहीन रहने की क्षमता ने उन्हें सेना के बीच कई खतरनाक नाम दिए। द ब्लैक क्वीन, द डेथ मोनार्क और द रेवन ऑफ रुइन। ये महज नाम नहीं थे, ये वो खौफ था जो दुश्मनों के दिलों में उनकी एक झलक भर से पैदा हो जाता था। युद्ध के दौरान अपनाई गई उनकी रणनीतियां सच में किसी भी इंसान की सोच से परे थीं, क्योंकि वो असल में एक रीपर थीं। इसलिए वो पहले ही सटीक अंदाजा लगा लेती थीं कि कितने लोग मारे जाएंगे। वो दुश्मनों के मनोविज्ञान और उनके डर से खेलती थीं। नतीजा, राज्य की अचूक रक्षा हुई और दुश्मनों का मनोबल पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी था। उनका अमानवीय और ठंडा रवैया देखकर उनके अपने सहयोगी और सैनिक भी उनसे खौफ खाने लगे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं पर आता है। महल के गद्दारों की लगातार हत्याओं ने उनके उस ठंडे आवरण में पहले ही एक दरार पैदा कर दी थी, और फिर जब अपनी सैन्य रणनीतियों के कारण उन्होंने बेगुनाह नागरिकों को मरते देखा, तो सेवक ने पहली बार महारानी की आंखों में सच्चा अपराध बोध देखा। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रिम रीपर जिसके लिए हजारों सालों से मौत सिर्फ एक आंकड़ा था, उसे अचानक किसी मासूम की मौत पर पछतावा होने लगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंतरिक बदलाव था। ये अपराध बोध ही वो चिंगारी थी जिसने एक क्रूर प्राणी को एक दयालु शासक में बदल दिया। मौत के निरंतर साए ने ही उनके विकास को आकार दिया। जो जीव पहले इंसानों को बस कुछ पल का मेहमान मानता था, वो वफादार सेवकों के करीब आकर थोड़ा नरम पड़ने लगा। फिर निर्दोषों की मौत ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया, और यही सहानुभूति उनके नेतृत्व की नई पहचान बन गई। अब वो राज्य की रक्षा सिर्फ अपना फर्ज समझकर नहीं, बल्कि एक सच्ची मानवीय इच्छा के साथ कर रही थीं। अब थोड़ा पीछे हटकर इस कहानी के उस गहरे सुपरनैचुरल पहलू पर नजर डालते हैं। ये जो पुनर्जन्म हुआ था ना, ये कोई इत्तेफाक या जादू टोना नहीं था। ये एक टूटे हुए पुनर्जन्म चक्र का नतीजा था।
एक ऐसी अलौकिक तबाही जहां आत्माओं का प्राकृतिक प्रवाह दूषित हो रहा था और जीवन और मृत्यु के बीच की जो सदियों पुरानी सीमा थी वो टूट रही थी। मतलब बात अब सिर्फ एक राज्य को बचाने की नहीं थी, पूरी सृष्टि के संतुलन की थी। तो असल में सबसे बड़ा खतरा कौन था? पड़ोसी राज्य नहीं, खतरा थी अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने की चाह रखने वाली वो प्राचीन और भ्रष्ट शक्तियां जो इस युद्ध का फायदा उठा रही थीं। उनके इरादे बहुत खौफनाक थे। वे प्राकृतिक पुनर्जन्म को नष्ट करके अमरता पाना चाहती थीं, इंसानों की आत्माओं पर पूरा कब्जा जमाना चाहती थीं, और सबसे भयानक बात, वे इंसानों की दुनिया और मृत्युलोक को हमेशा के लिए मिला देना चाहती थीं। अगर वो कामयाब हो जाती तो जिंदगी का वजूद ही खत्म हो जाता। और इसी तनाव के बीच आता है वो एपिक क्लाइमैक्स। उस सेवक की डरी हुई नजरों से हम देखते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार पूरी तरह से ढह जाती है। जमीन फटती है और अनगिनत अनडेड यानी मरे हुए सैनिकों की एक भयानक सेना बाहर आ जाती है। ये वो पल था जहां एलोरा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। दुनिया को बचाने के लिए उन्हें अपनी उन पुरानी देवतुल्य रीपर शक्तियों को वापस अपनाना ही पड़ा ताकि वो इस मरे हुए लोगों की सेना को खाक में मिला सके। लेकिन अपनी पुरानी शक्तियों को वापस बुलाने का मतलब था एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना। इस वक्त एलोरा के अंदर एक भयानक मानसिक युद्ध चल रहा था। उन्हें चुनना था, क्या वो दुनिया को बचाने के लिए अपनी रीपर प्रवृत्तियों के आगे घुटने टेक कर वापस वही ठंडी भावनाहीन मशीन बन जाएंगी, या फिर वो एक इंसान की तरह महसूस करने, प्यार करने और दुख सहने के इस दर्दनाक लेकिन खूबसूरत एहसास को बचा कर रखेंगी। उनके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ थी अनंत मृत्यु, जिसमें अपार शक्ति थी, पूरी सुरक्षा थी, पर कोई भावना नहीं, बस एक सुन्नपन था। दूसरी तरफ थी नश्वर मानवता, जो कमजोर थी, जिसमें दर्द था, लेकिन जिसमें नाइट कमांडर और अपने लोगों के लिए सच्चा प्यार और जुड़ाव भी था। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपनी पुरानी ठंडक को छोड़कर हमेशा के लिए उस गर्मजोशी से भरे मानवीय रिश्ते को चुना, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि दर्द के बिना किसी भी खुशी का कोई मूल नहीं है। डायरी लिखने वाला वो सेवक इस पूरी कहानी का अंत महारानी के एक बहुत ही गहरे एहसास के साथ करता है। अनंत मृत्यु की उस खामोशी से कहीं ज्यादा मुश्किल है एक इंसान की तरह जीना। इसमें दर्द है, तकलीफ है, लेकिन यही चीज इसे अनमोल बनाती है। अगर हम किसी के जाने का दुख महसूस करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने उनसे सच्चा प्यार किया था। तो इस पूरी शानदार जर्नी के बाद ब्लैक क्वीन की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा इस पर। अगर हमेशा जिंदा रहने के लिए, एक अमर अस्तित्व पाने के लिए हमें अपने प्यार, अपनी करुणा और अपने दुख की ही बलि देनी पड़े, तो क्या वो अमरता कभी भी इस कीमत के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक जहन में गूंजता रहता है।